अपने लिए भी और जनमानस के लिए एक औषधि तैयार कर रहा हूं जिसमें लिखा है कि वो 1000 वर्ष की आयु दे सकती है अगर 1 साल तक उसका सेवन कर लिया जाए जी और सेवन भी बहुत ज्यादा नहीं, 1 लड्डू रोज खाना है सिर्फ। जी। लड्डू ये कौन सा जो दुकान पे बिकता है? नहीं नहीं, जो इस औषधि से जो लड्डू बनेगा अच्छा उसके मैं घटक भी बताऊंगा, जी उसका प्रक्रिया भी बताऊंगा, उसमें क्या पड़ा है ये भी बताऊंगा। जी तो उससे ऐसा होगा। और ये जो मैं जो बात कह रहा हूं इसका प्रमाण है रस रत्नाकर में ये औषधि का विवरण लिखा है। जी तरीके से इसका सेवन करेगा तो निश्चित रूप से 100 वर्ष से 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष तक की भी आयु इससे हो सकती है। जी। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से आपका भाई उमेश यादव देवभूमि उत्तराखंड में हिमालय की गोद में ऋषिकेश और देहरादून के मध्य में इस समय बैठा हूँ। यह जंगल क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और मैं इस समय महाराज जी के चरणों में हूँ, स्वामी भास्करानंद जी महाराज के चरणों में हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं त्यागी तपस्वी संत महात्मा लोगों से हमेशा संपर्क किया करता हूं, उनका दर्शन करता हूं और जो भी ज्ञान की बातें मिलती हैं वो आपको पहुंचाता हूं। दोस्तों, स्वामी जी पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी भी रहे हैं और रिटायर होने के बाद स्वामी जी को इतना ज्ञान था, बहुत पढ़ाई किए, उसके बाद एक जो है अपना संस्थान खोले हैं, शोध संस्थान खोले हुए हैं और इसमें आयुर्वेद पद्धति की पढ़ाई भी करते हैं और आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण भी करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, बहुत सी आध्यात्मिक बातें हुई हैं, कई वीडियो हम बना चुके हैं। आज हम बात करेंगे, महाराज जी पहले तो आपको कोट कोट प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं, बहुत से लोगों को ऐसी शंकाएं रहती हैं कि जैसे कहा जाता है कि हमारे हिमालय में तपस्वी हजारों हजार वर्षों से तपस्या करते हैं और हजार हजार वर्षों, जैसे हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि कई कई हजार वर्ष तक ऋषि महर्षि हमारे जिंदा रह करके तपस्या किया करते थे। तो आज भी सुना जाता है, देखा तो नहीं गया, लेकिन सुना जाता है कि हिमालय की गोद में आज भी हजारों वर्ष से तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। और ऐसे कहीं कहीं कुछ वीडियो भी आ जाते हैं कि बहुत प्राचीन समय से तपस्या करते हैं तपस्वी। तो हमारा विज्ञान तो मानने को तैयार नहीं है कि इतनी आयु किसी की हो सकती है। इसको कैसे माना जाए, क्या आप इसको बतला सकते हैं? क्योंकि आप एक ज्ञानी संत हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप जो है आयुर्वेदिक ज्ञान भी आपको है, आयुर्वेदिक विज्ञान के भी ज्ञाता हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह कितना सत्य है कि ये हजार हजार वर्ष तक तपस्वी जिंदा रह सकते हैं? और अगर तपस्वी जिंदा रह सकते हैं तो आम इंसान क्यों नहीं रह सकता? आपका प्रश्न बहुत ही जन उपयोगी है जी और ये जन समुदाय के द्वारा सोचना स्वाभाविक भी है। जी वर्तमान में देखने पर साधारणतया 100 वर्ष की उम्र पार करना ही मुश्किल हो जाता है, मुश्किल है। लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता कि हमारे बहुत से पूर्वज जी बड़ी बड़ी लंबी आयु जिए हैं जी और हमारे शास्त्र इसके प्रमाण हैं। जी हनुमान जी का इस वक्त भी जीवित होना बताया जाता है। जी अश्वत्थामा को भी अनेक लोग ये कहते सुने गए कि हमने देखा है, हमने देखा। जी इसके अलावा हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो अनेकों ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसमें लंबी आयु का वर्णन मिलता है। जी हमारे आयुर्वेद में एक रसायन पार्ट है जी जिसमें देहवाद और धातुवाद का वर्णन है। जी अनेकों हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में जी
ये भली प्रकार लिखा है कि व्यक्ति 10,000 वर्ष तक, जी उससे ऊपर और 1,000 वर्ष तक, 200 वर्ष तक, 500 वर्ष तक, 400 वर्ष तक वो जी सकता है। जी और उसकी अनेकों विधियां भी उन्होंने लिखी हैं। इस पर मैंने शोध भी किया है। जी तो जो जो घटनाएं इसमें इस तरह की घटी हैं उससे मैं अवगत कराता हूं आपको। जी अगर आप प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं तो कालपी के किनारे एक हक्कल बाबा रहते थे जी जिनको मैंने देखा, और उनकी उस वक्त आयु 300 वर्ष थी। जी वहां के स्थानीय लोगों से मैंने पूछा था कि भाई ये 300 वर्ष की आयु लोग कह रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? जी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हाँ, वास्तव में ही ये हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे भी ऐसा ही कहते हैं कि ये उन्होंने ऐसी आयु ही इनकी देखी थी जी और बहुत लंबे वक्त से इनका जीवन है। लेकिन अब जहां ज्यादा अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। तो कुछ लोग उनके इस प्रतिष्ठा से जलने लगे और उन्होंने ये अफवाह उड़ा दी कि इनके पास जो व्यक्ति जाता है उसकी 10 वर्ष की आयु ही ले लेते हैं। तो उनके यहाँ लोग का कम आना जाना हो गया। जी एक ठाकुर साहब का लड़का अचानक चला गया, उसे बीमार था वो थोड़ा, और संयोगवश वो वहां से लौट के आया, घर पे जाके मर गया। जी तो लोगों का ये विचार और पुष्ट हो गया कि अरे इस लड़के की आयु इसकी तो पूरी ले लिए बाबा। पूरी बाबा डाल देते। जी तो वो फरसाक, बल्लम, तलवार, भाले लेके गए और उस बाबा का कत्ल कर दिया गया। जी उस अक्कल बाबा को मेरे द्वारा देखा गया था। और प्रमाण के लिए आपको बता दूं कि पलवल हरियाणा बॉर्डर जो होडल है जी और उत्तर प्रदेश का लास्ट जो वो है कोशी, जी कोशी और होडल के बीच में जहां बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर के पास अगर इधर आगरा की तरफ से जाओगे तो बाएं हाथ पे करीब 50-100 मीटर लेफ्ट हैंड पे एक आपको कुटिया बनी मिलेगी, एक कुटिया बनी मिलेगी। जी हालांकि वो पत्थर की बना दी गई है उनकी याददाश्त में। जी एक मंदिर मिलेगा, उसमें एक महात्मा की मूर्ति है जी और वहां लिखा हुआ है कि ये महात्मा यहाँ 185 वर्ष जिए और इन्होंने कायाकल्प की थी। वहां के स्थानीय लोगों से मैंने चर्चा की, इस बात की सभी लोगों ने पुष्टि की कि हाँ साहब ये 185 वर्ष जिए थे। दो प्रमाण। तीसरा प्रमाण जो मेरे साथ घटित हुआ, मैं ऐसे ही कायाकल्प पर चर्चा कर रहा था तो लोगों ने कहा कि साहब आप कायाकल्प की इतनी प्रशंसा करते हैं और कायाकल्प हो सकता है तो आप अपना कायाकल्प क्यों नहीं करा लेते? यह बात उनकी मुझे अच्छी लगी और मैंने सोचा हाँ ये ठीक कहते हैं, पहले मुझे ही मॉडल बनना चाहिए, तब मैं इस बात को कहूं लोगों से तो ज्यादा प्रभावी होगी। तो इस संदर्भ में मैं उस वक्त सीओ माठ था, थाना सीओ माठ, जनपद मथुरा में। जी उससे पहले मैं सीओ सिटी ललितपुर रहा था। जी वहां भी मुझे ये आयुर्वेद का शौक था और जड़ी बूटियों पर मैं काम करता था। जी तो वहां एक बूढ़ी सी महिला थी, उसका नाम था धन्नो, जी धौर्रा क्षेत्र की थी, धौर्रा की रहने वाली थी, जाखलोन थाना क्षेत्र है। जी वो हमें जड़ी बूटी जंगल से ला के दे दी थी। बहुत गरीब नहीं थी, विधवा थी और बहुत कमजोर, लिन थिन
और उसके चेहरे पे रिंकल्स, काली कलूटी, बदसूरत, जी और बहुत झाइयाँ वो उनके मुंह पे पड़ी थी, वो झुर्रियाँ। जी। गरीबी हालत में जवान आदमी बुढ़ा लगता है हाँ, जो खुराक नहीं मिलती। सही बात। परिस्थितियां उसके विपरीत थी, लिहाजा 55 वर्ष की आयु में बूढ़ी हो गई वो। जी तो मेरे पास दवा लाया करती थी, जंगल से खोद खोद के मैं उनसे दवा बनाया करता था। तो मैंने उस पर फोन किया कि धन्नो तुम जो है वहां से फला 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 जड़ी बूटी लेके आओ, जी और मैं तुम्हारे आने जाने का किराया दूंगा और दवा के मैं दूने पैसे दूंगा। जी तो वो उस जंगल से और वहां के पसारियों से उन जड़ी बूटियों को लेकर के वो मथुरा थाना माठ में मेरे पास आई, जी जहां मैं सीओ था। मैंने उससे कहा कि आप इन जड़ी बूटियों को कूट दो। तो उसने जब उसने कूटा तो उससे छींटें आई, जिसमें एक जड़ी थी भिलावा, जो पॉइजनस है, वह खतरनाक भी है और वो बहुत जलन करता है, शरीर को सुझा देता है और उसको सामान्य व्यक्ति सेवन नहीं कर सकता। तो उसमें वो था, उसने उसको कूटा तो उसका जो तेल था उसके चेहरे पे छींटे गई, उसके हाथों में लगा, हाथों से उसने उठाया तो उसे बड़ी जलन और दाह होने लगी हाथों में। उसने कहा बाबूजी मुझे तो बड़ी भारी जलन और परेशानी हो रही है, बेचैनी हो रही है। जी मैं कहा थोड़ा सा रह गया, ऐसे कूट दे। तो उस बेचारी ने वो सहन करते हुए कूटी। कूटने के बाद मैंने उससे कहा कि इसको अब आप पानी में उबालो। तो उसने उस जड़ी बूटियों को भिलावा के सहित उबाला। तो उसकी भाप उसके चेहरे पे आई, उसके शरीर पर भाप गई और उस भाप में ही वो बैठी रही, काम करती रही। श्वास के साथ उसकी भाप उसके अंदर जाती रही। जी इसके बाद फिर मैंने कहा कि इस अब शेष जो रह गया है इसको दूध में उबालो। जी तो उसने उसे दूध में उबाला। फिर उसके साथ भाप उसकी चलती रही, वो उसे इनहेल करती रही, सांस लेती इग्नोर रही। करती रही, ये तो पता नहीं था कि न इसका। मुझे पता था न उसे पता था। जी इसके बाद फिर हमने कहा कि अब इसमें जो है घी डालो और घी में उबालो, देसी गाय के घी में उबालो और उबाल उबाल के बाकी सबको जला दो, सिर्फ घी बचना चाहिए। तो एक लंबे समय तक उस घी में उबाला गया और उसके पास बैठी रही और उसकी फ्यूम्स, उसकी भाप उसके चेहरे पर खूब अच्छी तरह आती रही और वो उसे सूंघती रही और उसके फेफड़ों में जाती रही और वो रक्त में शामिल होता रहा। होता रहा। इसके बाद वो चली गई अपने घर। गांव धोरा। तो वहां से करीब 8-10 दिन के बाद, लगभग 8-10 दिन ही हुए होंगे, उसका रात को करीब 11:30-12 बजे मेरे पास फोन आया कि बाबूजी मैं तो रेल के नीचे कटने जा रही हूं। मैं क्यों? कि जो आपने दवा कुटवाई थी उससे मेरा पूरा शरीर फूट निकला, सूज गया है और फूट निकला है, इसमें चेप जैसा निकलने लगा है और हाथ में से जिनसे मैं दवाएं उठाई थी उनमें से खून और मांस निकल गया है, हड्डियां चमक रही हैं, कपड़े की तरह ये खाल लटक रही और मुझे इतनी दाह, जलन और बेचैनी हो रही है और मैं कपड़ा नहीं पहन सकती। कपड़ा पहनती हूं तो मेरे कपड़े सब चिपक जाते हैं मेरे शरीर से और बेहद जलन और दाह मुझे हो रही है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं बंद कमरे में हूं, कपड़ा नहीं पहन सकती, निर्वस्त्र पड़ी हूं और मैं अब जीना नहीं चाहती। अभी मेरे घर के पीछे रेलवे लाइन है, मैं इस पर जाकर के आत्महत्या कर लूंगी, रेल के नीचे कट के मर जाऊंगी, तभी मुझे जो है शांति मिलेगी। दरअसल इस प्रभाव का मुझे ज्ञान नहीं था उस वक्त। तो मैंने जल्दी जल्दी किताबें रात में पलटी और उसे आश्वासन दिया कि तू चिंता मत करे, तुझको लाभ हो जाएगा, हम तेरा जो है व्यवस्था
कर देंगे, तू ठीक हो जाएगी, इन दवाओं का सेवन कर, इनको लगा, इस तरह से तुझे फायदा हो जाएगा। और मैंने कहा तेरा कायाकल्प हो गया। वो बोली कायाकल्प भाड़ में जाए, मैं 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकती, तुम तो अधिक जीवन की बात करते हो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहरहाल उसने मेरी बात मानी और वो नहीं गई मतलब आत्महत्या करने। और दूसरे दिन उसने वो औषधियों का उपचार किया, उसे कुछ राहत मिली, संपूर्ण राहत नहीं। उसने ये 1 माह तक इसी तरह वेदना सहन की और 1 माह के बाद वो फिर बाहर निकली और उसने अपना सामान्य जीवन जिया। 3 महीने के बाद वो मेरे पास पुनः आई मार्च में। मैं ऑफिस कर रहा था, जन समस्याएं सुन रहा था, तो सामने आके कुर्सी पे बैठ गई। लोगों की समस्याएं पूछते पूछते मैं जब उससे पूछा भाई तुम्हें क्या समस्या, मैं समझा कहीं की लड़की आ गई है और ये अपनी कोई समस्या किसी छेड़खानी कर दी होगी, इससे सुंदर सी लड़की है तो कोई समस्या लेके आई होगी। तो वो खड़ी हुई और हंसी, बोली बाबूजी पहचान ना रहे। उसकी आवाज से मैंने पहचाना कि तू क्या धन्नो है? बोले हाँ मैं धन्नो ही तो हूं। मैं तू ऐसी कैसे हो गई? मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, बिना दवा खिलाए ये परिवर्तन हो सकता है। मैं कतई विश्वास नहीं कर सकता था, कोई डॉक्टर भी विश्वास नहीं कर सकता था। वो महिला, उसने तो मजाक में ये भी कहा मुझसे फिर कि बाबूजी मैं जब पहले थी बुढ़िया, मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं था, अब तो पीछे कुत्ता कुत्तियों की तरह लाइन लगी फिर रही, उनसे मुझे पीछा छोड़ाना भारी पड़ रहा। वो इतनी सुंदर खूबसूरत लाल सुर्ख चेहरा और हीरोइन जैसी बन गई थी। अब दूसरे दिन वो चली गई। अब मुझे अपने शास्त्रों पर भरोसा हुआ कायाकल्प के बारे में कि भाई ये तो साक्षात प्रमाण है। इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है? उस वक्त जब वो मेरे पास आई थी, पहले जब आई थी उसकी उम्र 55 वर्ष से कम नहीं थी, और जब दोबारा वो आई है 3 महीने बाद, तो दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई विद्वान उसकी शक्ल देख करके 25 से 30 वर्ष के से ज्यादा आयु उसकी नहीं आंक सकता था। जब मैंने उसकी हालात देखी, इसके बाद पुनः जब मैं रिटायर होके आ गया तो मुझे वहां शिलाजीत की जरूरत पड़ी, तो फिर मैंने उस पर फोन किया कि भाई तू मेरे लिए शिलाजीत लेके आ वहां से। वो यहां आई, मेरे साथ जो प्रशिक्षण ले रहे थे लड़के, उन्होंने उसे देखा तो ये अंतराल करीब रहा होगा 15 वर्ष का, 15 नहीं 10 वर्ष का मानिए। तो उसकी उम्र लगभग 65 साल हो गई होगी। उन सब ने देखा तो उनसे मैंने पूछा भाई इनकी क्या आयु होगी, तो किसी भी व्यक्ति ने उसे 40-45 से ज्यादा नहीं आंका। कम से कम मेरे यहां 6-7 लोग तो काम कर रहे थे, मतलब प्रशिक्षण ले रहे थे, दवा गोलियों काम कर रहे थे, 40-45 वर्ष से ज्यादा नहीं आंका। आज भी वो महिला, उसका नाम धन्नो है, जनपद ललितपुर में, थाना जाखलोन में, धौर्रा नामक कस्बे में रहती है। और अब उसकी उम्र लगभग मैं समझता हूं 65-70 के करीब होगी। आप जाकर के आंक सकते हैं, 50 वर्ष से ज्यादा वो महिला आपको नहीं दिखाई देगी। आप जाकर खुद इसकी जांच करें और देखें। और जो लोग कहते हैं कायाकल्प नहीं होती है, इस पर संदेह करते हैं, वो इस घटना को उसी महिला से जाकर धौर्रा में धन्नो नाम की महिला से पूछें, हकीकत आपके सामने आ जाएगी। तो स्वामी जी,
हम जा करके उस महिला से मिलना चाहेंगे। आपने एड्रेस बता ही दिया है। हाँ, आप मिलिए, और हम कोशिश करेंगे कि एक बार उनसे जरूर मिलें, जरूर और मिले, उन उनका फोटो। औषधियों के बारे में भी जानें, हाँ, ताकि लोगों को और जानकारी। ना उन्होंने ये बात मुझसे कही थी जी उसी वक्त, इस टॉपिक को भूल गया मैं। उसने यही कहा मुझसे, वो आई इसीलिए थी। जी उसने कहा कुछ औषधियां तो आपने मैं लाई थी, जी जो मैंने कूट के डाली थी, और कुछ औषधियां आपने अपने पास से दी थी जो डाली गई। तो उसने मुझसे पूछा कि वो कौन सी औषधियां थी, वो तो मुझे ज्ञात है जो मैं लेके आई थी। तो मैंने उससे हंसी में कहा कि अच्छा तुम अब मेरा फॉर्मूला चुराने आई हो कायाकल्प का। तो सत्य बात यह है कि मैंने वो फॉर्मूला उजागर नहीं किया था। यह एक्सपेरिमेंट फिर आपने अपने ऊपर क्यों नहीं किया? मैं बताता हूं। तत्समय मैं पुलिस में सेवारत था, और पुलिस की भागदौड़ की जिंदगी में आहार विहार, खान पान और रहन सहन, सोना जगना जी बिल्कुल अव्यवस्थित होता है। हाँ। उसमें कायाकल्प की कोई संभावना हो नहीं सकती। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि कायाकल्प भाग्य से ही होता है। जी, ये भी सही है। जब तक आपके भाग्य में है नहीं है, आप लाख प्रयत्न करके भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जी मैं बता दूं, मैंने 3 बार चेष्टा की है। जी तो कभी तो वो जिस अमृतमान में रखा था वही टूट गया, उसमें कांच मिल गया। कभी एक बार मेरा बना हुआ वो चुर गया। सुदर्शन नाम का एक हमारा शिष्य था, उसे बनाने के लिए दिया था, और उसको हमने अर्क निकलवाना चाहा था। तो उसने कहा कि साहब वो ब्लास्ट हो गया और वो सब गड़बड़ हो गया। खराब हो गया। बाद में मालूम हुआ कि उसने उसका सेवन किया और उसके स्वास्थ्य में बड़ा ही परिवर्तन देखा गया। जी और इस बात को आप यहां ज्ञात भी कर सकते हो। जी सुदर्शन वैद्य, अब वो वैद्य जी हो गए जी और यहां थानों में रहते हैं। जी उनके स्वास्थ्य का राज पूछिए जाके, वो खुद ही बताएंगे कि वो बिलावा की दवा जो हमारी थी उन्होंने उसका सेवन किया था, उन्हें उसका कितना लाभ मिला। तब से उनके बुद्धि में बेहद परिवर्तन आया, उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आया। जी एक बात। दूसरी बात, चूंकि मैं, हालांकि मैंने कुछ औषधियों का सेवन किया, अब मेरे साथ जो घटना यह है कि मैं औषधियों का निर्माण करता हूं, मैं रसायन पारद की औषधियों पे काम ज्यादा करता हूं। तो महाराज जी, धातुवाद और देहवाद। अब महाराज जी हम एक चीज पूछना चाहेंगे कि जब आपको औषधियों के बारे में जानकारी है ही है, तो वो है औषधि क्यों नहीं आप तैयार कर रहे कि जनमानस को उसका लाभ हो? बताता हूं, मैं अब तैयार कर रहा हूं। जी तो उस बात को पूरी कर दूं जी कि आप ये कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं किया अपना कायाकल्प। जी तो मैंने 2-3 बार प्रयास किया है जी और कुछ सेवन भी किया है, किंतु मैं जो रसायन पर काम करता हूं, जिसमें पारा, गंधक, विष, उपविष, इन पर मैं काम करता हूं, तो उसमें जो फ्यूम्स, जी जो उनकी गैसेज निकलती हैं, उनका जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है वो इतना खतरनाक होता है, उससे कैंसर और भयानक बीमारियां हो सकती हैं। और मुझे भी प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, वो मैंने अपनी औषधियों से उसका सेवन किया, मुझे भी मेरे फेफड़े खराब हो गए थे। अगर मैं आयुर्वेद में नहीं होता तो शायद बचता नहीं। उन रसायन की हुई दवाओं से ही मेरी जान बची है, जी और मैं आपके सामने जिंदा हूं। लेकिन ये बात। आप उम्र के हिसाब से अभी बहुत स्वस्थ हैं। आपकी उम्र 70 साल है, और आप जिस फुर्ती से चलते हैं, जितना बोल लेते हैं, जितना स्टेमिना आपके अंदर दिखाई देता है, शायद 70 साल के आदमी को दिखाई नहीं देगा। चलिए, ये तो ईश्वर कृपा है। अब बात आती है उस रसायन पर कि रसायन क्या करती हैं, ये रासायनिक औषधि क्या करती हैं। तो इसमें एक श्लोक है, उसे सुने आप। वो लिखा है कि दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुण वयः प्रभाव वर्ण
स्वर सौंदर्य देहेन्द्रिय बल परम वाक सिद्धिम प्रणति कांति लवते नर रसायनाथ। जी रसायन से क्या क्या मिलता है, हमारे रसाचार्यों का, हमारे रसायनियों का, हमारे ऋषि महर्षियों का, हमारे शोधकर्ताओं का जो मंतव्य है वो ये है कि ये दीर्घ आयु, स्मृति, बुद्धि, मेमोरी, आरोग्य, जवानी और स्वर सौंदर्य, वर्ण सुंदर, देह और इंद्रियों में परम बल को देने वाली, वाक सिद्धि करने वाली और कांति को देने वाली ये रासायनिक औषधियां होती हैं। जी अब आप कहेंगे वाक सिद्धि कैसे हो जाएगी? जब बुद्धि उसकी इतनी बलवती हो जाएगी, यहाँ तो आंख शुद्धि विवेकवती हो जाएगी, तो उसमें वो आगे पीछे सबको सोचने की ताकत उसमें आ जाएगी, तो वो वही बोलेगा जो होना है। जी अब मैं जो है इसे बहुत लंबी न करके, हालांकि मेरे पास बहुत विस्तार है इस रसायन ज्ञान का, तो मैं शॉर्ट में अपने लिए भी और जनमानस के लिए एक औषधि तैयार कर रहा हूं जिसमें लिखा है कि वो 1000 वर्ष की आयु दे सकती है अगर 1 साल तक उसका सेवन कर लिया जाए। जी और सेवन भी बहुत ज्यादा नहीं, 1 लड्डू रोज खाना है सिर्फ। जी लड्डू ये कौन सा जो दुकान पे बिकता है? नहीं नहीं, जो इस औषधि से जो लड्डू बनेगा अच्छा उसके मैं घटक भी बताऊंगा, जी उसका प्रक्रिया भी बताऊंगा, उसमें क्या पड़ा है ये भी बताऊंगा। जी तो उससे ऐसा होगा, और ये जो मैं जो बात कह रहा हूं इसका प्रमाण है रस रत्नाकर में ये औषधि का विवरण लिखा है। जी तो मैं अब आपको उसी को बताता हूं कि इसमें क्या क्या घटक हैं। जी देखिए, इसमें हर, बहेड़ा, आंवला, गिलोय, मोथा, बिधारा, बायबिडंग, बच, सौंठ, काली मिर्च, पीपला मूल, चित्रक, सुगंध वाला, तज, इलायची और नागकेसर, जी ये औषधियां हैं। लेकिन अब इसमें भी बात यह है कि ये जो औषधियां मैंने गिनाई हैं इनकी भी अलग अलग वेराइटीज हैं। जी जैसे चित्रक हम लें, चित्रक की 4 वैरायटी देखने में आती हैं। जी शास्त्रों के प्रमाण से, विद्वानों की राय से, पुस्तकों से यह ज्ञात हुआ है कि 4 तरह का चित्रक होता है। जी एक काला चित्रक होता है जो 15 दिन में ही कायाकल्प करने की सामर्थ्य होती है। जी अकेला काला चित्रक 15 दिन में आदमी का कायाकल्प कर सकता है। जी मैंने इसको बहुत खोजा, पहाड़ों में, हिमालय पे भी खोजा, विंध्याचल पे भी खोजा, और बहुत जगह मैंने इसकी कोशिश की, मुझे अब तक नहीं मिला। जी इसके बाद उससे जो नीचे की क्वालिटी का है वह है लाल चित्रक। लाल चित्रक कहीं कहीं देखने को मिला और बहुत कम मात्रा में उसे उखाड़ा जाना भी उस प्रजाति को समाप्त कर देना है, जी लिहाजा वो भी औषधीय प्रयोग में नहीं किया जा सकता। जी अब जो शेष रह जाता है सफेद चित्रक, उसमें थोड़े से गुण हैं, उससे अधिक गुण लाल चित्रक में और सर्वाधिक गुण काले चित्रक में होते हैं। जी अब मैं इन औषधियों को जो बना रहा हूं उसमें मुझे काला चित्रक और लाल चित्रक तो नहीं मिल रहा, तो उनकी जगह मैं सफेद चित्रक डाल रहा हूं। जी इसी तरह से जो मैंने ये बताई हैं औषधियां, इनके भी विशेष विशेष प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं, उनके अलग अलग गुण हैं, धर्म हैं। जी तो अगर वो उस हिसाब से ये सभी औषधियां एकत्र की जाएं और उनसे औषधि बनाई जाए, जी तो ये जो रस रत्नाकर है उसमें लिखा है कि इसका सेवन करता 1000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। ये शास्त्रोक्त प्रमाण है। 1000 वर्ष 1000 वर्ष तक, अगर 1 वर्ष तक खाना मतलब इस लड्डू को रोजा नहीं यूज खाता करता है कि इसका सेवन करता 1000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। ये शास्त्रोक्त प्रमाण है। 1000 वर्ष 1000 वर्ष तक अगर
1 वर्ष तक मतलब इस लड्डू को रोजाना यूज खाता करता है। लेकिन मैं इसको यूं नहीं मानता, जी क्योंकि वो गुणवत्ता वाली औषधियां उपलब्ध ही नहीं है। जी इनमें बहुत कम गुण रह गए हैं। तो कम गुण रह जाने से मैं ये तो कह सकता हूं कि हाँ, वो 100 वर्ष से अधिक जीवन जिएगा और निरोग होकर जिएगा, स्वास्थ्य पूर्वक जिएगा, और जो रासायनिक गुण है उसके कुछ न कुछ गुण तो आएंगे ही। जी तो इसके लिए मैं ये जो बताई चीजें, इनसे इसमें 1 साल पुराना गुड़ जी डाला जाएगा। अब ये गुड़ जी भी विशेष प्रकार का होना चाहिए, जिसमें केमिकल्स न हो, या तो गाय के गोबर से प्योर ऑर्गेनिक उगाया हुआ हो। जी लेकिन मैंने इससे ऊपर का गुड़ तलाशा है, जो मध्य प्रदेश में जंगली गन्ने जो बोए नहीं जाते, जी जो खरपतवारों के बीच में खड़े होते हैं, जो सिर्फ वर्षा के जल से ही पकते हैं, बढ़ते हैं, जी उन गुणों का, उन गन्नों से मैं गुड़ बनवा करके इन लड्डू में मैं डालूंगा। जी तो वो मैंने मंगाए हैं, 2-4 दिन में आ जाएंगे। इन औषधियों को मैं यहाँ, देखिए आप ये रखी हैं, सब औषधियां बन रही हैं। औषधियां आई तो सब है पीछे। ये जो औषधियों का भंडार है, जी ये उस लड्डुओं का ही ये इस मशीन के द्वारा पीसा गया है। जी और ये इसमें एक जो विशेष बात है वो यह है कि इसमें पारा, शुद्ध पारा, परम शुद्ध पारा, जी 8 संस्कारित जी और गंधक जारित, जी 10 गुना गंधक जारित, यानी गंधक को पारा खा ले, जारना का मतलब है उसे पचा ले, जी ऐसा पारा और स्वर्ण और अवरक सत्व के भस्म को खिलाकर उस पारे से उस पारे की भस्म बनाकर, जी वो पारे की भस्म इन औषधियों के साथ डलेगी, जी तब वो इतना गुणवान होगा कि वो हर हालत में 100 वर्ष से अधिक आयु देगा ही। इसे दुनिया के कोई भी साइंटिस्ट, जी वैज्ञानिक इस पर शोध कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं, और भगवान ने चाहा तो ये मैं जो लड्डू बना रहा हूं, कब तक तैयार हो जाएगा? ये मैं समझता हूं कि 10 दिन करीब मुझे लगेंगे। जी हालांकि बहुत कीमती पड़ेगा, लेकिन मैं उसी कीमत पर, उस लागत की कीमत पर कुछ थोड़ा परिश्रम का वो ले करके, कितने रुपए किलो बिकेगा ये कम से कम 20,000 रुपया के 360 या 365 लड्डू बनेंगे। मतलब साल भर के? साल भर का पूरा जी 20,000 रुपए का होगा। तो क्या एक लड्डू रोज खाया जाएगा। जी इसमें खास बात ये होगी कि कैसे कैसे क्या क्या भोजन करना होगा, कैसे इसको खाना होगा। जी तो इसमें एक समय भोजन करना पड़ेगा। किस टाइम? आप शाम को कर लो या सवेरे कर लो, एक टाइम करना है। जी और उसमें भी मूंग, भात, दूध, शहद जी और थोड़ा घृत का सेवन अवश्य होगा। जी और आवश्यकता पड़ने पर अगर फिर भी शाम को दूध लिया जा सकता है। ये बहुत ही ताकतवर लड्डू होगा, दूध आपको पर्याप्त एनर्जी देगा। तो इसके लिए आपको और एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। जी एक लड्डू खाना है और एक बार खाना खाना है, और शाम को देसी गाय का दूध पीना है। तो क्या यह लड्डू सिर्फ आयु बढ़ाएगा कि अगर अंदर शरीर में कोई ये बीमारी है लड्डू, तो उसको भी खत्म? ये लड्डू सभी प्रकार की बीमारियों को हटाएगा जी और स्वास्थ्य पूर्वक 100 वर्ष से अधिक जिलाएगा, ऐसा शास्त्रों का मंतव्य है। और इसमें जो पढ़ी औषधियां हैं, उनके गुणों का मैं जब अध्ययन करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से यह काम ऐसा करेगा।
तो कितने उम्र के लोग इसे यह लड्डू भोजनोपरांत खाना चाहिए। जी 1 साल तक इसको 1 लड्डू के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर इसका प्रमाण कोई देखना चाहता है तो आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ भागवत के द्वारा लिखा हुआ रस रत्नाकर में मौजूद है। तो इसको सिर्फ 1 साल ही खाना है कि आगे भी खाना है? 1 साल का मैंने आपको बताया है। खाना कितना दिन पड़ेगा? आजीवन? वैसे इसमें जो है 1 साल के ही लिखा है, डोज 1 साल है। हाँ, और आगे खाएगा तो और उसकी आयु बढ़ती रहेगी। किस उम्र के लोग इसको खा सकते देखिए, कायाकल्प जो होता है हैं? जी वो स्वस्थ इंद्रियों पर होता है। जी जब तक उसकी इंद्रियां, उसकी पाचन शक्ति, पाचन प्रणाली मजबूत है तब वो ज्यादा काम करता है। जिस पर रोटी नहीं पच रही है, सामान्य खाना नहीं पच रहा है, तो इस लड्डू को क्या पचाएगा जी। और क्या उसका कायाकल्प होगा? तो इसका मतलब कोई बीमार आदमी है तो उस पर उतना कारगर बीमार पे इतना कारगर नहीं होगा, स्वस्थ आदमी पे कारगर होगा। और जो स्वस्थ व्यक्ति से खाएगा तो वो आगे उसे बीमार होने नहीं देगा। जी। इसमें 50 वर्ष से ऊपर के लोगों में ये कम प्रभावी होगा। प्रभाव तो छोड़ेगा, लाभ तो देगा, जी लेकिन हम सोचें कि 100 वर्ष से और ज्यादा आयु की उसे हो जाएगी, 200 वर्ष हो जाएगी, 300 वर्ष हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। जी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 50 वर्ष के से नीचे स्वस्थ पुरुष अगर इसे खाएगा और कुटी प्रवेशक विधि या द्रोणी प्रवेशक विधि तरीके से इसका सेवन करेगा तो निश्चित रूप से 100 वर्ष से 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष तक की भी आयु इससे हो सकती है। जी। तो अगर स्वामी जी लड्डू 10 दिन के बाद तैयार हो जाएगा, आज क्या तारीख है? 5 अप्रैल है जी तो लगभग मान के चलिए कि 15 अप्रैल, 20 या पूरा अप्रैल ले लीजिए, जी तैयार हो जाएगा। तो कोई अगर आपसे मंगवाना चाहता है तो कैसे मंगवा सकता है? बेहतर तो ये होगा वो व्यक्ति स्वयं आए, जी अपनी नाड़ी को चेक कराए, जी उसमें जो उसके शरीर के अंदर प्रदूषण है या जो खराबियां हैं उसको पहले ठीक करे। तो स्वामी जी, अब यही माना जाए कि इन्हीं औषधियों के दम पे हमारे ऋषि महर्षि हजारों वर्षों तक जिंदा रहते थे। अब आपको ये भय है कि आपका वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जी। मैं उन औषधियों का भी नाम ले सकता हूं जो 10-10 हजार वर्ष की आयु देने में एक एक औषधि सक्षम है। ये 24 नवंबर की औषधियां हैं। लेकिन उन औषधियों को सब कोई प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस पर शोध किया जाए, जी मैं तो भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि दुनिया भर के FRI और एग्रीकल्चर के विभाग बना रखे हैं जी और बिला वजह के पौधों पर इनकी जांच पड़ताल चल रही है। जो हमारे पारंपरिक पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, इन पर इनका कोई काम नहीं चल रहा है। जी। ये सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा खर्चा इन पर किया जा रहा है और ये 2 कौड़ी का काम नहीं कर रहे हैं। ये ऐसी औषधियां जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, जो 10,000, 1,000, 5,000 वर्ष की आयु दे सकती हैं, ये क्यों नहीं उनको शोध कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको खोज नहीं कर रहे हैं? आखिर ये किस बात का वेतन ले रहे हैं? सरकार को चाहिए कि इनसे जो है इस बात के जवाब तलब करें। जी। जब ये शास्त्रों में लिखे, इनको एक औषधि नहीं मालूम कि ये ऐसी ऐसी औषधियां इस भारतवर्ष में हैं। ये औषधियां आ जाएंगी तो जो एलोपैथिक दवाएं हैं इनकी बिक्री कम नहीं हो जाएगी? फिर एलोपैथी को पूछेगा कौन? ये नेक्सस है, उनके प्रभाव में ये काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्यों करें? औषधियों पे जोर क्यों दें ये लोग? मैं नहीं जानता कैसे आज भारतवर्ष जी विश्व का गुरु हो सकता है इस आयुर्वेद मात्र से। जी आयुर्वेद की एक एक औषधि ऐसी औषधि है जो हजारों हजारों वर्ष आयु देने में सक्षम है। विश्व में ऐसी कोई पैथी, कोई साइंस नहीं है। अरे एक ही औषधि पे करके देख लो, दुनिया आपके चरणों में पड़ी मिलेगी। मैंने एक छोटा सा प्रयोग, ये हो गया था, मैंने किया नहीं था। उस दवा को बनाने में उसका एक छोटा सा ये कायाकल्प हो गया, और जो इसे विधि विधान से करेगा उसका कायाकल्प कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इन लड्डू के लिए आपसे कोई संपर्क करना चाहता है, आपके आयुर्वेदिक संस्थान से संपर्क करके जानकारी या फिर आपसे मंगवाना चाहता है तो उसके लिए आप अपना प्लीज नंबर शेयर कर दें। देखिए, उसके लिए
एड्रेस है स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान थानो, जी जनपद देहरादून। जी और इसमें मेरा नंबर है 9412505053, 9412505053, ये मेरा नंबर है। और यहाँ आने के लिए देहरादून उतरना होगा, वहां से परेड ग्राउंड बस स्टैंड से बस मिलती है थानों के लिए, जो यहाँ आश्रम पर ही छोड़ देती है। जी ये थानों ऋषिकेश और देहरादून के बीच में स्थित है और एयरपोर्ट के पास है। जी 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ये थानो गांव है, वहां ये स्थापित है। बार बार लोग फोन करके मुझे परेशान करते हैं, साहब कैसे आए, क्या स्थान है, कैसे है। यहाँ आने के लिए गूगल मैप पे अगर थानो सिर्फ डाल देते हैं, थानो ऋषिकेश, तो भी स्वामी भास्करानंद वो डालना पड़ेगा। जी सिर्फ थानो डाल दें, थानो ऋषिकेश, हम आए हैं थानो ऋषिकेश डाले हैं, गूगल मैप सीधा लेकर के यहाँ पे आ गया रोड पे। जी जी यहाँ पूछने पे हर आदमी आपके बारे में बताता है। हाँ, स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान भी डाल देंगे थानो, जी तो वो गूगल आपको यही आश्रम में ले आएगा। जी तो ठीक है गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह शोध बहुत जल्दी तैयार हो, यह लड्डू बहुत जल्दी तैयार हो और लोगों को इससे लाभ मिले। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।